बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब, ईद के बाद बहुत से मसाइल लोगों के जो हैं वो शुरू होते हैं, क्योंकि एक दो तीन मसाइल, एक तो कोविड की वजह से बहुत बड़े मसले, फिर लोगों के जज्बाती मसाइल जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो एहसास करना चाहिए हमें, दैट इज़ कि आपको अंदर रहने से कई फ़ायदे होते हैं, और उनमें से कई फ़ायदों में से एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो जो रंग सफ़ेद लोग करना चाहते हैं उनके अंदर 18-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये बात सबसे पहले करूँगा डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर वालेकुम साहब। और अस्सलाम। हमारे साथ है महमूद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अंदर रहने से अगर लॉकडाउन हो तो फ़ायदा होता है, धूप में ना जाए इंसान तो? जहाँ तक स्किन का कंसर्न है, ये मैं देखूँ बिलाल भाई, इसमें होता ही है कि बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जब आपका सन एक्सपोजर मिनिमम हो जाएगा, हाँ। हम रहेंगे अंदर एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और हम लोग जितना अवॉइड करेंगे बाहर मिलना जुलना, पार्क्स आपके बंद हैं, वेकेशनल स्पॉट्स सारे बंद हैं, तो ऑब्वियसली वो जो आपकी स्किन है उस पर ग्लो ज़रूर आती क्योंकि है, हवा चमक में भी आती ग्लो है। आती है। जी, हवा में भी ग्लो हवा आती है। हवा क्लियर और होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब अंदर रहती हैं तो आपकी डाइट भी बेहतर होती है, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना सिवाय सो जाना, लेटना, टीवी देखना, खाना पीना। तो कभी आप कोई जूस पी रहे हैं, कभी आपने कहा यार आज अंडा लेकिन डॉक्टर खा साहब, ले। बच्चों को फिर विटामिन डी नहीं मिलता, धूप नहीं मिलती। जी बिल्कुल ठीक। देखिए, विटामिन डी तो पाकिस्तान में आप जिसका भी कराएंगे, कम होगा। एवरीवन। डॉक्टर साहब, ये क्यों? जी, हमारी विटामिन डी, गर्मी इतनी है हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है। सर्दियों हाँ, में जब धूप आती है तो हाँ। वो दो तीन माह की सर्दी होती है, उसके बाद जब ये अब जिस तरह अप्रैल के बाद शुरू हो गया, ये अक्टूबर तक चलना है, कौन बंदा बाहर बैठेगा? नहीं, हम हर वक्त एसी में बैठते हैं। हम लोगों को आदत है गाड़ी में बैठेंगे तो पहले गाड़ी ऑन नहीं करनी, पहले एसी ऑन करना है। बिल्कुल ठीक है। इतनी हम लोगों की आदत इजी ख़राब हो कंफर्ट है। चुकी हैं, एसी कंफर्ट। तो वो इस वजह से विटामिन डी आप किसी का भी करा डॉक्टर लें, साहब, विटामिन डी कम हो तो स्किन पे इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, स्किन आपकी सैग कर जाती है, स्किन के आपके निशान पड़ जाते हैं, और स्किन की जो आपका टेक्सचर है वही बदल जाता है, और ग्लो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए एंड विटामिन ई, ए डी सी एंड ये चार विटामिन हैं जो स्किन की ग्लो में मदद देती हैं। विटामिन ए, विटामिन विटामिन डी, डी, विटामिन ई विटामिन ई, और विटामिन विटामिन सी। सी, ये जी, चारों विटामिन डॉक्टर साहब एज अ सप्लीमेंट फूड के साथ मेडिसिन, ये टैबलेट्स लेनी चाहिए बिल्कुल इंसान है। को? ये उन लोग, मैं ये कहा करता हूँ, मेरे पास जो आती है ना यंग बच्चे बच्चियाँ, मैं उन्हें कहता हूँ जब अल्लाह ताला ने फ्रूट्स और जूसेस और वेजिटेबल दी हैं, तुम लोग वो लो। ये सप्लीमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादातर नाना नानी, दादा दादी और पेरेंट्स के लिए लेकिन होते डॉक्टर हैं। साहब, अब तो हमारे बच्चों को भी जी यूज़ हाँ, जी करने पड़ रहे बिल्कुल हैं। देते। देखिए ना, एक बच्चा बहुत वीक है, एक बच्चा जो डाइट ही प्रॉपर नहीं लेता, क्योंकि तो हमारे उसको बच्चों का डॉक्टर साहब ख्याल है कि कॉफ़ी और ब्राउनी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं उसमें? काश ये चीज़ें इनमें होती तो फिर हमें इन सप्लीमेंट्स की डोनट में नहीं ज़रूरत ही ना होती यानी होती। कि? जी नहीं, देखिए ना खाना पड़ेगा, मतलब बकायदा बिल खाना खाना पड़ेगा बिल्कुल जी, फास्ट खाना में। खाना पड़ेगा आपको, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, वेजिटेबल, और सबसे बड़ी बात है बिलाल भाई, दूध लेना पड़ेगा। दूध लेना ये दूध, पड़ेगा। आजकल दूध का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता चला जा रहा है। नहीं जी, दूध मैंने नहीं पीना। चलो, मैं क्या कहता हूँ, तो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ मिल्क शेक ले लो, डिज़र्ट्स ले लो, हाँ, जितनी हाँ। जिनमें दूध है, दूध वाले जितनी भी आप प्रोडक्ट्स लेंगे उससे फ़र्क डॉक्टर साहब, पड़ेगा। मेरे चचा ने भैंस ली और उन्होंने कहा कि आप भी इसका दूध लें, हमारे से शेयर करें। एक भैंस का दूध बड़ा होता है, तो वो दूध जब मैं घर लेकर आया तो बच्चों ने बाकायदा पीने से इनकार कर दिया कि इसमें हमक है। वो डब्बे का दूध और जाली दूध जो है उसको एंजॉय करते हैं और असल दूध को एंजॉय नहीं करते। टेस्ट इतना डिफरेंट हो नहीं, गया। मैं आपको इसका बता देता हूँ ना, मैं खुद एक गांव का, सरगोदे का रहने वाला हूँ। तो हमारे बच्चे, हम तो देसी घी खाते थे, मक्की की रोटी साग खाते थे जब अपने गांव जाते थे। अब मेरे बच्चे जो हैं वो नाक बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं मेरी वाइफ को, मामा आप ये उठा के फेंके, सारा घर में स्मेल आ रही है देसी देसी घी घी की, की। क्यों आपने रखा हुआ है? और हमने देसी घी में कोई खाना नहीं खाना। और देसी मुर्गी घर में आ जाए, ये क्या इसमें स्मेल आती है देसी मुर्गी, इसकी तो ना गोश्त है ना गुस्सा कुछ नहीं आ है। रहा? गुस्सा आ रहा है ना? तो फितरत से दूर हाँ होते जा जी, रहे हैं, नेचर से फितरत दूर। नेचर से सीरत है दूर। हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। आवाज आ जी जी, जी। मैंने स्किन फंगस इशू के बारे में सवाल करना था। जी जी। मुझे स्किन फंगस का इशू काफी 2-3 सालों से है, और मैं हर दफा डर्मेटोलॉजिस्ट के जाती हूँ और चेक करवाती हूँ, और हर दफा वो मुझे कोनास लोशन ही रिकमेंड करते हैं, और वो मैंने यूज भी कई दफा किया है। जब मैं अच्छा। यूज करती हूँ तो कुछ ऐसे सही रहता है, बाद में वो कहते हैं ड्राइनेस हो गई है तो आप वो मुझे कोई सीरम लिख देते हैं, वो यूज करती हूँ, लेकिन कुछ अर्से बाद ये चीज दोबारा रिवर्स हो जाती है। तो मेरा ये सवाल था कि कैसे मतलब मेरी स्किन से ये जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको ये फंगस है?
हाँ जी, उन्होंने ही बताया कि आपको अब मुझे नाम नहीं याद, तो इस तरह होता है कि वाइट पैचेस हैं कि वो उभरे उभरे से होते हैं। उन्होंने अगर आपको आपका सन ब्लॉक भी जी लगा मैं लें, बात कोई वो बीबी भी लगा लें, तो वो और उभर जाते हैं, मतलब वाज़ेह हो जाके पता चलता है कि कोई उभरी हुई वाइट वाइट सी चीज ठीक है। ठीक ठीक उन्होंने आपका स्किन का टेस्ट किया था कोई फंगस को लेबल करने से पहले? एक स्किन टेस्ट होता है, स्क्रैपिंग फॉर फंगल एग्जामिनेशन हम कहते हैं, वो जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम फंगस की स्लाइड बना के वो टेस्ट करके कंफर्म किया था कि ये आपको फंगस ही है। फंगस ही है? सर उन्होंने इस तरह तो कोई टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से सारा ठीक। चेक किया था, तो उन्होंने मैं कहा जवाब था दिया। पता ये नहीं कोई बॉडी में कहीं हाइपर और भी है या मेरे सिर्फ फेस फेस पर ही है बेटा? जी, पहले मेरी बॉडी पे भी थी, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी। बॉडी पे थोड़े डार्क स्पॉट से थे, वो अलग फंगस थी। उसके लिए उन्होंने अलग मुझे चीज रिकमेंड की थी और फेस के लिए अलग। अच्छा अच्छा। जी, कितनी उम्र बेटा तो आपकी? बाद में जी आपकी एज कितनी है? मैं 21। 21। जी डॉक्टर साहब। जी पहली बात तो ये है कि हमें पहले कंफर्म करना होता है डायग्नोसिस कि कि क्या ये ये फंगस है कि नहीं या है। नहीं, अब क्योंकि जिस उसके तरह कई ये टाइप्स हो सकते हैं। जी मकसद पहली बात तो ये कि जो वाइट पैच चेहरे पे आता है ना, जी वो 2-3 बीमारियां हैं। जी। नंबर 1 फंगस, नंबर 2 एक्जिमा, नंबर 3 विटिलाइगो, बरस या फुलबेरी। फुलबेरी भी हो अब सकती है। फुलबेरी और बरस का भी पैच जो होता है वो वाइट, वाइट ही है। वो मरीज आते हैं तो वो शुरू में कई दफ़ा फंगस लगता है, तो वो जो टेस्ट होता है स्किन का, वो जब तक कंफर्म ना करें तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बच्ची बता रही हैं इनके चेहरे पे फंगस है। अब ये अगर फंगस है तो फंगस तो ट्रीटेबल है, फंगस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें ऑब्वियसली मैं दवाइयाँ तो यहाँ नहीं बता सकता, ये तो अगर कभी लाहौर में हैं या आएँ या हमें मिलें डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को तो वो देख के फिर बात हो बताएगा। सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टावल अपना इन्होंने शेयर नहीं करना किसी के साथ, किसी का भी नहीं लेना किसी और का भी अपना भी अपना नहीं भी किसी नहीं। को देना। अगर इनकी वालिद वालदा, क्योंकि यंग बच्ची हैं, घर में होता है ना टावल स्टैंड पे टावल लगा है, मुंह सब धोया, इस्तेमाल कर रहे सारों होंगे। ने कर लिया, भाई गया, वालिद गया, वालदा, अगर फंगस है इसको तो फिर उनको नहीं भी कोई। हो जाएगी, वो ठीक। सबको हो जाएगी और वो ठीक। बॉडी पे भी चली जाती है। पर सब ये भी है कि किसी और को और उससे इनको बार बार लगता हो। बिल्कुल ये भी है। अगर अच्छा एक और मैं बताऊं, आजकल हमारे अक्सर बिल्लियां पालने का बहुत रिवाज है। जी ये जी। जो बच्चियां हैं ना, ये साइमीज कैट्स, पर्शियन कैट्स रखती हैं घर में। मेरे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं यंग बच्चियां कि डॉक्टर साहब मेरा तो एक शुगर है, मैंने 2 कैट्स रखी हुई हैं अच्छा। और वो मेरे साथ ही सोती हैं, मैं उनको साथ सुलाती हूँ शाबाश और है। मैं उनको बड़ा प्यार करती हूँ, मेरे लैप में रहती हैं। जानवरों से जो फर वाले जानवर हैं, कैट्स, डॉग्स या जो भी जानवर हैं, इनसे भी फंगस हो जाती है। सो हमें क्या करना है, अगर हम अपने आप का इलाज करा रहे हैं तो हमने अपने जानवरों का, जिन जानवरों को हमने साथ रखा है उनको उनका भी मेडिकली बड़ा, सही रखना। ये बड़ा मैंडेटरी है कि उनका भी इलाज वेटनरी डॉक्टर से कराया जाए। क्योंकि कई दफ़ा जब हम बिल्ली को या कुत्ते को कैरेस करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो उसकी फ़र है, उसकी फ़र में से जो फंगस लगेगी और अगर हमारा हाथ, मुंह को, जिस्म को लगता है तो वो फंगस हमें भी लग आगे जाएगी। जाएगा। तो ये इनको ज़रा ख्याल केयर करना करना है। पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है डायग्नोसिस होना। अब अगर फुलबेरी है इनको, मैं एक बात वो करता फंगस हूँ, का इलाज तो होता वो रहे। फंगस का इलाज होता रहेगा। फुलबेरी जो होती है वो अब ट्रीटेबल है, आजकल अब हम फुलबेरी या बरस को ट्रीट कर लेते हैं, इलाज है। लेकिन वो अगर हम फंगस की दवाइयाँ लगाते रहेंगे, तो वो वक्ती फिर तौर पे डिले होगा। फ़र्क पड़ेगा, फिर आ डॉक्टर जाएगी। साहब फुलबेरी किसी भी स्टेज पर, किसी भी लेवल में, किसी भी एज में वो ट्रीटेबल है? जनरली वो ये कहते हैं अगर 50% से कम, 50% से कम आपकी बॉडी वाइट है तो तो आपकी इलाज हो बॉडी को जाता है। नॉर्मल किया जा सकता है। अगर ठीक। 50% से ज़्यादा मरीज अब हमारे पास आए, हम उन्हें ऑप्शन दे देते हैं, ठीक। आप गोरा होना चाहते हो, सारे फुलबेरी का वाइट आपको कर दें या आपको नॉर्मल कर दें, दोनों किए जा वो सकते दोनों हैं। किए जा सकते हैं। ये माइकल जैक्सन का यही आपको मुरा याद जी, होगा, तो बिल्कुल माइकल बिल्कुल जैक्सन बिल्कुल। जब पैदा हुआ तो वो एक नीग्रो था, नीग्रो काला था, था। हाँ। जब वो मरा तो जो गोरा था। गोरा था तो क्या हुआ था, उसकी आधी बॉडी जो थी वाइट हो गई। वो जब अपने डॉक्टर के पास किया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उसने उससे यही पूछा कि यार तुम्हारी अब आधी बॉडी वाइट है, क्या चाहते हो, वापस ओरिजिनल रंग कर दें? उसने कहा नहीं, मुझे अब मुझे सारा white कर वाइट दें। कर दो। तो दैट कैन बी डन, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो बिल्लियाँ और कुत्ते पालते हैं, ये घर में कोई भी जानवर पालते हैं, ये पालना शरई तौर पे कैसा है? देखें, पहली बात तो ये और कि फिर साथ सुलाना, हाँ कमरे जी। में रखना। कुत्ता तो एक नजस जानवर है, नजासत है उसके साथ, पलीद उसे कहा जाता है, और उसे घर के अंदर रखना हम समझते हैं कि ये एक फ़ैशन और स्टाइल है, जबकि इसकी शरई तौर पर कोई जो है वो इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन शिकार के कुत्ते ठीक की है। इजाज़त है। शिकार का कुत्ता और बात है, पेट के तौर पर अपने घर के अंदर अपने तो साथ शिकार का सुलाना, कुत्ता पेट नहीं हो सकता। अपने साथ पेट रखना। होगा तो शिकार का सुन कुत्ता होगा लीजिए, ना। अपने साथ रखना, अपने हाँ। साथ सुलाना, हाँ। उसमें आपकी पाकीज़गी बड़ी ख़राब होती है, और तहारत से ही जो है वो हमारी यानी ईमान। कि ये अगर जानवर आपका पेट है तो आपके साथ सो रहा है
तो ये निजासत होगी, ये पाकीज़गी तहारत नहीं हो सकती, तहारत नहीं होगी, क्योंकि नमाज हो सकती है। देखिए यहाँ पे इंसान का अपना एक बाल है ना, हाँ। जो इंसान के जिस्म से टूट गया। जी। और हमारे अइम्मा लिखते हैं कि जब इंसान के जिस्म से अलग हो गया तो वो मुर्दार के ज़ुमरे में आता है। अब यहाँ पे ये जो बिल्लियों के, कुत्तों के बाल हमारे लाइल्मी में हमारे जिस्म के साथ चिपके हुए हैं, हम नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकती, जायज़ ही नहीं है, नमाज होगी नहीं। इसमें मेरे ख्याल में एक शरई मसले में ना भी पढ़े तो तकद्दुस भी नहीं है। तकद्दुस भी पाकीज़गी, क्योंकि पाकीज़गी और तहारत जो है ना, इबादत जो है वो बुनियादी तौर पर अल्लाह और बंदे के रिश्ते के दरमियान पाकीज़गी है, ठीक, तकद्दुस है, तो उसे कायम रखने के लिए देखिए अब जब हम कहते हैं कि कुत्ता नहीं होना चाहिए, तो कुत्ते तो ऐसा काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक अंधा आदमी जो है, उसके लिए सारी आंखें ही उसका कुत्ता है, वो ट्रेंड है। आपने स्मगलर को पकड़ना है तो उसके लिए जो पकड़ने के लिए जो मशीनरी है आपके पास, उससे बेहतर आपका कुत्ता है। तो वो एक सर्विस टू ह्यूमन बॉडी, सर्विस वो एक खास वक्त के लिए है, हर वक्त के लिए उस वक्त वो नजस नहीं है, ठीक है, उस निजस नहीं है। उस वक्त आप सर्विसेज लेने के बाद उससे दूर हो जाएं, अपना गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद अपनी इबादत करें। कौन कौन से जानवर नजिस हैं, ये मैं आप वापस आके पूछूंगा। पहले बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है जी। शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा से मतलब खुरचती है? इतनी ज़्यादा कि फटने में भी लग जाती है। अच्छा। लाइक इस तरह के जो मॉडरेट मौसम है जैसा आजकल है, जी जी, इसमें भी मेरी स्किन ड्राई रहती है। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा एक सवाल था कि एक दफ़ा मुझे, जैसे अभी आप लोग फंगस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जी जी, तो मुझे एक दफ़ा फंगस इन्फेक्शन हो गया था, पर उसके ना निशान नहीं जाते। वो क्योर तो हो गया है बट उसके निशान बाकी रह जाते हैं। अरे अरे अरे, अच्छा आपकी एज कितनी बेटा? 21। और ये ड्राइनेस जो स्किन की है, ये आपको कब से है? मुझे लास्ट ईयर हुई थी ये। उससे पहले तो नहीं थी? नहीं, उससे पहले कभी भी नहीं। ठीक। और इसके बीच में आपकी डाइट वगैरह पे कोई प्लान चेंज हुआ, खाने पीने की आदत कोई चेंज हुई हो आने जाने के? डाइट का तो चेंज नहीं हुआ, बट ये था कि जो मैंने ली थी ना मेडिकेशन, वो मैंने दूध के साथ ली थी। जो आपने वो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप दूध के साथ पिएं इसको। अच्छा, ठीक है ठीक है। आमतौर पे कहते हैं मुंह के साथ ले लें, फिर दूध के साथ भी लेना ठीक ही होता होगा। लेना तो वैसे मुंह से ही लेनी चाहिए इंसान को। सही, दूध और पानी से दवाई लेने का क्या मतलब होता है? दूध से जो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन गट में, मैदे में दूध के लेने के साथ बेहतर होती है। ठीक। और इसलिए हम स्पेशली उनको कहते हैं कि जी आप वो दूध के साथ लेंगे तो आपके जो मैदे में जो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से हमें दूध के साथ, कई दवाइयाँ जो हैं जो आम हैं वो पानी के साथ ले लें, कुछ सर दर्द की, नज़ला ज़ुकाम की, तो वो मैटर नहीं करता। कुछ खाने के साथ लेनी चाहिए? कुछ खाने के साथ, कुछ खाने से पहले लेनी चाहिए। अब जो टीबी की दवाइयाँ हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, वो खाने से पहले, नाश्ते से पहले ली जाती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन तब बेहतर होती है। और कुछ खाने के साथ ली जाती हैं, स्टीरॉयड सुबह लिए जाते हैं। हर दवाई का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, जो जिस तरह उससे डॉक्टर बताता है ये दिन में लेनी है, ये रात में लेनी है, उसके उस तरह फ़वाइद भी इसी तरह। डॉक्टर साहब, 21 साल में इतनी खुश्की हो कि वो खून निकलने लग जाए या ज़ख्म हो जाए, क्या वजह? एक्जिमा कहते हैं। ये एक्जिमा उर्दू में इसको चंबल कहते हैं। अच्छा, ये जो एक्जिमाज होते हैं जेनेटिक होती हैं। अब जेनेटिक ये मतलब है इनकी वालिद वालदा की तरफ, इनके बहनों भाइयों, खानदान, चचा ताया, यानी दोनों ननियाल और ददियाल साइड पे, मैटरनल पैटर्नल साइड पे, ये फैमिलीज में। एक जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ करता चलूँ, कज़न मैरिजेस में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं। मैं जो आजकल देख रहा हूँ कि जी हमारे जो कज़न मैरिजेस, हम आपस में चचा का बेटा, पुप्पो की बेटी, ताया का बेटा, खाला की बेटी आपस में शादियाँ करते हैं, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं उनमें स्किन मसाइल बहुत आ रहे हैं। यानी किसी की बिनाई बच्चे की कम होती है पैदाइश पे। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगी होती हैं, चश्मा लग जाता है नज़र का। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो उनकी कज़न मैरिज होती है, जेनेटिकली उनके जो DNA RNA है वो इतना हो जाता है डिफेक्टिव। एग्जैक्टली, ये वो हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो ये बच्ची बात कर रही है, जो सीवियर एक्जिमा, इसको हम उर्दू में जिसको चंबल कहती हैं, ये भी जेनेटिक हो सकता है। क्योंकि वो सवाल नहीं मैंने इससे पूछा, लेकिन हो सकता है ये भी जेनेटिक हो, इनके वालिद वालदा को, किसी को। तो ऐसे पेशेंट को जिस तरह की ये हैं, मैं हमेशा ग्लिसरीन, एक्वारोज की बात करता होता हूँ, वो तो आइडियल है कि अर्क गुलाब और ग्लिसरीन। उसके अलावा आदि हाफ वो मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। और उसके अलावा फ्रूट्स, जूसेस, दूध, मिल्क शेक्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा। पानी किसी भी सूरत में लिक्विड जो
आपने स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना। जिनको एक्जिमा होता है वो ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर डिहाइड्रेट हो स्किन तो स्किन के ऊपर क्या तासुरात नजर आते हैं? तो ड्राइनेस नंबर 1, खारिश और इचिंग नंबर 2, डल स्किन नंबर 3, चेहरा बुझा बुझा सा लगेगा जो स्किन का वो फेस ऑफ द स्किन है। और उसके बाद क्या कहते हैं वो वहाँ आपको पसीना भी अगर आएगा तो पसीना नज़र नहीं आएगा, वो पसीना इस किस्म का आएगा कि आपकी जो स्किन ड्राई होगी ना उस पर वो वेट नहीं आपको करेगा, बहुत कम पसीना होगा और वो आपके पोर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। मैं वापस आऊँगा और पसीने पे ही अगली गुफ्तगू शुरू करेंगे। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जाते हुए बात हो रही थी पसीने की कि जब ड्राइनेस हो तो पसीना भी ऐसा आता है कि वो बॉडी को गीला नहीं करता। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कुछ को पसीना बहुत कम आता है, और कुछ को सिर्फ आर्मपिट्स में आता है, कुछ को कमर पे आता है, कुछ को मेरी तरह सर पे आता है। इनकी क्या वजूहत क्या है? कुछ लोगों को नदामत का पसीना आता है। या मेरे मौला, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। ये तो दुआ ही करे नदामत का भी आए। सही बात है। आपने इतने पसीनों की कैटेगराइज कर दिया, एक भूल कर मैंने कहा वो मैं क्लासिफाई। सही बात है। देखिए जी, पसीना जो है ना, पसीने की इसको हम कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस, स्वेटिंग कहते हैं। कई लोगों के हाथ और पाँव हमारे पास आते हैं तो वो जब यूं करते हैं ना तो बिल्कुल हाथ और पानी, जिस तरह नलका नहीं खुला होता पानी गिर रहा होता है, पाँव का भी गिर रहा होता है। इसको ये बीमारी है, स्किन बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है, ये एक आम चीज़ नहीं है। इसको हाइपरहिड्रोसिस बीमारी है। कईयों को आर्मपिट्स में आता है, बगलों में आता है, इसी तरह माथे पे। अच्छा, कुछ लोगों को खाने के साथ आता है। अगर आप बहुत मुरगन गदा खाएं, वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से वो चरगे मुर्गे हरीसा निहारी खा रहे हैं और दूसरे हाथ से वो अपना टावल के साथ मुंह साफ करी जा रहे हैं। देखा कहीं मुझे? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो बड़ी मरीज। तो वो लोग होते हैं, उनके हाथ में हैंकरचिफ होता है, उनका रुमाल, या वो एक हाथ से राइट हैंडर हैं तो खा रहे हैं और दूसरे हाथ से वो साथ साथ पूंछते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं गस्टेटरी हाइपरहिड्रोसिस। गस्टेटरी का मतलब है कि हमारे खाने से रिलेटेड है। लेकिन जब मुर्गन गदा खाएंगे, हम जब बहुत स्पाइसी फूड्स खाएंगे, हॉट फूड, अभी मैं आपको सी फूड खिला दूँ, मैं कहूँ प्रॉन्स खाएं, आए जी, उसके बाद मैं कहूँ फिश खाएं, लॉबस्टर, आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा तो एक हाथ खाने पे, एक हाथ मेरा पसीने पे, उसको रोकने। तो एक ये पसीना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो पसीना आता है बगलों में, दाल चावल खाने से कभी पसीना नहीं आता। दाल चावल से कभी नहीं आता, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कभी नहीं आएगा। तो जो हम लोग ये पसीना आता है हाथ और पाँव में, इसका इलाज है हम वो बोटॉक्स करते हैं। एक टीके हम देते हैं बोटॉक्स के, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। हर 6-9 माह के बाद हमें हाथ और पाँव में वो टीका लगाना पड़ता है, उससे ये ड्राई हो जाता है। डॉक्टर साहब, पसीने में कुछ पसीने की स्मेल ज़्यादा होती है, कुछ की कम। पहले कॉलर ले लूँ, फिर आपने इस सवाल को रखना है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा, मैं निगार बात कर रही हूँ गुजरात वाला से। मेरा सवाल ये है कि जब से रमजान स्टार्ट हुआ है मेरे फेस पे दाना निकलना शुरू हो गया, वो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। अच्छा, तो इसकी वजह कोई, और इसके लिए कोई मतलब इलाज में बहुत मतलब मेडिसिन खा रही हूँ आजकल, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। रोजे तुमने सारे रखे थे? जी। वेरी गुड। पानी ज्यादा पिया था कि कम पिया था? पानी नॉर्मल, ज्यादा तो नहीं। ठीक। रोज़ों में आप बेटा ये मुर्गन, ये जो पकौड़े टाइप तली हुई चीजें, जलेबी, तली हुई चीजें, ये खाते रहती हैं? मैंने जो है ना इस बार पकौड़े और तली हुई चीजों से जो है ना नहीं खाई, मतलब उनको जो है ना यूज ही नहीं किया। आवाज में भी दुख है तुम्हारे, पता है ऑनेस्टली, तुमने नहीं खाई हो। पकौड़े कितने उदास होंगे, जलेबियां कितनी उदास होंगी। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक है। उनको बहरहाल उनसे माजरत कर लेना, उन्हें कहना मैं ठीक हो गई तो फिर इंशाल्लाह ताला हक अदा करूंगी। ओके डॉक्टर साहब की बात होता ये है कि रमज़ान में जो हमारा डाइटरी पैटर्न है वो बदल जाता है, और वो जब बदल जाता है डाइटरी पैटर्न, तो उसमें देखा ये गया है कि कुछ लोग सहरी पे उनकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है, कुछ लोग अफ्तार पे बिल्कुल डिफरेंट डाइट लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये बच्ची जो बात कर रही है ये कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर इसके दाने हैं तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दे और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। सब ये कहते हैं कि खून जो है वो कड़वा हो गया या थिक हो गया, ये कहाँ तक बात है कि दाने निकले? तो
सर ये खून जो है ना, हम लोगों का पाकिस्तान में कड़वा भी थिक है, काला है, चिट्टा है, गोरा है, खून तो खून है सर। ये सफ़ेद नहीं होना चाहिए, बाकी सफ़ेद, ठीक बाकी है, तो खून बाकी ठीक होना ठीक है, चाहिए। ठीक ही होना हम लोग, अब मेरे पास कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब ये खून साफ करने वाली दवाई मैं एक ले रहा हूँ, बड़ी मशहूर है लाहौर में, कि जी मैं वो ले लेता हूँ, मैं तो कब से ले रहा हूँ। तो मैं कहा तुम्हारा खून हो गया, ठीक हो गया, साफ हो गया? मैं कहा टेस्ट कराया था, उसमें बिल्कुल खून साफ आया, तुम्हें क्लियर नजर आया कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात तो नहीं। और मैंने कहा भाई ये खून अगर इस तरह साफ होने लग अच्छा, बड़ा जाए। मिथ है खून साफ होने हाँ वाली, ये जी, वो दवाइयाँ दवाइयाँ चलती इस वक्त बड़ा सालों से बड़े चलती रही बिल्कुल। है। देखें, खून खून क्या चीज़ है? खून में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, और खून में खुलियात हैं, सेल्स हैं। उनको क्या तो साफ कर सकते वो हैं? किस तरह आप क्या? ये जाके खून को साफ कर देंगे कि मैदा साफ कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैदा के लिए हमारे पास तो बहुत दवाइयाँ बहुत हैं। दवाइयाँ। अब खून में मुझे आप ये बताएं, जिनको ब्लड कैंसर हो जाता है, कि जिनको ब्लड कैंसर है, जिनको रीनल फेलियर होता है, जो डायलिसिस कर रहे होते हैं, वो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं? उनका खून साफ नहीं कर रहे होते। हम उन जर्रात को जो अंदर केमिकल्स और पॉइजन बन रहे जो होते हैं, किडनी ने निकालने जो थे किडनी पेशाब में से, वो निकालते हैं आप। क्रिएटिनिन और यूरिन और यूरिया, इसको ये हम इसको वहाँ बाहर से निकाल निकालते रहे हैं। होते हैं। हम खून खून साफ साफ नहीं तो कर रहे ये जो होते। खून साफ करने वाला कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है। ठीक। मैं यहाँ ये कहूँगा आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके फ्रूट्स और जूसेस उसमें शामिल होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, जब ठीक। पानी चाहे आप जूस फॉर्म में ले लें, पानी खाली आप पानी की फॉर्म में ले लें, लेकिन हमें डॉक्टर साहब, गर्मी ये जो में आजकल एक ख़ास पानी बनाते हैं जिसमें कि बोतल में पानी रख के तो उसमें सब्जियां डाल देते हैं, जी, खीरा डाल जी। देते हैं, कोई या कुछ ऐसी चीज़, वो पानी ठीक होता है? देखिए वो क्या है? सब्जियों वाला पानी तो कोई मसला नहीं है, मसला नहीं क्योंकि है। उसमें अगर खीरा आप डाल रहे हैं या उसमें आप सब्जियां ऐड कर वो रहे हैं, स्मेल से भी तो एक आ वो जाती है। जी, उसमें वो आपका बेसिकली तो वाइटामिन और मिनरल्स आपके उसमें पानी में आ रहे हैं ठीक, ना, ठीक। तो वो कोई नुकसानदेह नहीं है। वो जो बंदा पानी यूँ रखता है, अब कई दफ़ा आप थोड़ा सा पानी में नमक भी डाल लेते हैं, कई दफ़ा हम लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनको भी हम उसमें नमक डाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वो मैदे के लिए भी ठीक है, वो बुरा नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं कि जी अगर आपको कब्ज़ रहती है, जी। कि मेरे पास मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कब्ज़ का, तो मैं कहता हूँ कोई दवाई ना लो, इसबगोल का छिलका सुबह निहार मुँह ले लो, पानी के साथ या दही के साथ, दूध के वो साथ, बल्क हो जाएगा तो बल्क हो इससे जाएगा, बोल तो वो आपका। तो इसी तरह ये जो देसी टोटके हैं, जो हर्बल हैं, वेजिटेबल हैं, इनके भी फ़वाइद अभी भी बहुत देखने में आते हैं। अभी भी बहुत है। हुजूर अक़दस, ये जो पानी कम पीना है या पानी ना पीना है, अब मैं इस बात को देखूं कि अगर आज हमारे यहाँ कोई 8 गिलास 10 गिलास पानी ना पिए तो उसको स्किन के प्रॉब्लम्स हैं। अब आप उन लोगों को याद करें जिनको पानी लेने के लिए कई कोसों दूर जाना पड़ता हो, जिनको पानी लेने के लिए एक ऊँट चाहिए होता कि वो लेकर आता हो, तो उनका इंटेक बड़ा कम होता है। देखिए, वो मुशक्क़त करते थे, और वो लोग थे जो कुदरती अशिया के करीब थे, और जौ की रोटी, खजूर, मक्खन, देसी देसी घी, घी, दूध। ठीक है। आजकल तो हमारे यहाँ बच्चे बकरी का दूध पीते ही नहीं थे। जब हम छोटे होते पढ़ा करते थे, तो अल्लाह के नबी हमें एक सबक पढ़ाया जाया करता था कि अल्लाह के नबी जो थे वो अपनी बकरियों का दूध खुद धोया करते थे, फिर वो पिया करते थे। वो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, और अपना कई और सब्स्टिट्यूट थे, सिर्फ एक पानी नहीं था, दूध मसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट था। लेकिन अब बच्चे भी दूध पीते नहीं हैं। दूध पिलाने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। अब रहा सवाल कि जो अभी आप कह रहे थे कि वो मुशक्क़त दूर जाया करते थे, देखिए हमारे यहाँ हमारी ज़ात से हम अपने काम हमने करना छोड़ दिए हैं। हमें पानी देने के लिए भी मुलाजिम चाहिए, सुन्नत से दूर है। अल्लाह के नबी तो खुद लिया करते थे। हमें सामान लाने के लिए भी मुलाजिम चाहिए। हम बहुत से काम खुद कर लें ना, तो हमारी तबीयत, मिजाज और बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो टैक्का नहीं बनता ना डॉक्टर साहब फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ सुन्नत सुन्नत को अगर हम अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, दूध में पानी डालना हलाल है हराम? देखें, मिलावट तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हराम है। लेकिन सहाबा पानी डाला करते थे दूध ठंडा करने के लिए। पानी डालना हराम नहीं है, पानी डाल के ना बताना हराम। वो मिलावट है ना, वो मिलावट है। वो जो दो झूठ पानी डाला, एक आपने पानी डाला और ऊपर से उसका बताया भी तो आज ये धोखा कहता भी हूँ, दिया। यकीन कीजिए, ये कहता हूँ कि पानी मिलाने वाला जो है ना, वो ईमानदार तरीन आदमी है। कम से कम केमिकल ना डाले, केमिकल ना डाले। जी कमल, सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी पुत्र, मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि मेरा ना नोज का जो साइड का एरियाज है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है। बाकी मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है। नोज की साइड्स, नाक की? जी, ये जो मेरा नोज के साइड के दोनों साइड के एरियाज है ना, ये बहुत ब्लैक डार्क हो रहे हैं। ओके। आपकी एज कितनी है? 22। और आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं?
सिंगल हूँ। और आपका कितना सन एक्सपोजर है? यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में पढ़ रही हैं जहाँ बाहर धूप में निकल? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ वैसे, लेकिन अभी तो यूनिवर्सिटीज बंद हैं, तो तकरीबन 2-3 महीने से घर ही हूँ। अच्छा, वैसे ज़्यादा कमल नहीं, मतलब तुम बाहर हैप्पी हो जाती। यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जाना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी? हाँ जी, जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ हालात बेहतर हो जाए फिर। हाँ, इंशाल्लाह ताला दुआ इंशाल्लाह। करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ से काला जी होना, जी ये जी बहुत से लोगों का कि जी ये वाला हिस्सा जी काला जी होता जी है, जी। ये हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता देखिए, है? ये 2-3 रीज़न है। एक तो आजकल जो ज़्यादातर काला हो रहा है, ये जो हम मास्क पहनने लग गए हैं। हाँ। मास्क पहन के जो ख़वातीन मेरे पास, या मर्द ज़्यादा, ख़वातीन जो आती हैं, वो जब मास्क उतारती हैं तो उनका जो, इसको पेरी ओरल एरिया कहते हैं, पेरी ओरल यानी हमारी ओरल की पेरीफ्री पे इतना एरिया, इसमें या तो दाने बने होते हैं, ठीक। या ये पिगमेंटेशन हो जाती है, जो ये बच्ची कह रही थी, बात कर रही थी। रीज़न उसकी ये है कि मास्क जब हम पहनते हैं तो हम जब सांस ले रहे होते हैं तो और वापस वो humidity आ अंदर आ रहा होता है, ह्यूमिडिटी। और दूसरी बात यह है कि हमें मास्क की आदत ही नहीं थी कभी। ठीक। हम लोगों ने मास्क बदलना भी चाहिए। मास्क, बिल्कुल मास्क हमें बदलना चाहिए। अगर आप कपड़े का ले रहे हैं तो उसको धोना भी धोना भी चाहिए, चाहिए। और अगर आपका डिस्पोजेबल है तो आप एक दिन के बाद उसको बाहर सर्जिकल Dispose भी मास्क को करें। डिस्पोज ऑफ कर दें। अब वही अच्छा, मैं आपको, बल्कि मैं हैरान था, मैंने एक फैमिली को मैं जानता हूँ, हम पता चला कि वो मास्क शेयर करते हैं, यानी एक ही मास्क कपड़े का है, वो उसने अपनी बच्ची को दे दिया। मैं बैठे हुए, उसने मुझे कहा, उसने कहा बेटे दूसरे बच्चे को तुम तो पहन डॉक्टर लो साहब, ये। बैंकों के बाहर आप जाएं कभी खुद, हाँ जी, वो गार्ड के पास अपना मास्क होता है जेब में, जी जी, वो मास्क के बगैर बैंक में जाने नहीं देते, तो वो जी। मास्क अपना निकाल के दे देता है, वो पहन के जाता है, अंदर से काम करके आता है, वापस आके गार्ड को दे देता है। गार्ड को मैंने आपको ये बताया ना कि देखिए, जो ये चीज़ है ये ना, नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना सर। मैं इसमें रीज़न यानी कि उसकी क्या है? 50 लोगों की बीमारी आप अपने मुंह पे ले रहे हैं। आगे एक बंदे को टीबी है, एक अल्लाह बंदे को अल्लाह ना करे कि कोई कुछ और है। और इन्फेक्शियस डिजीज है, चिकन पॉक्स है, लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ है, वो तो आपने जिसका सांस किया और वो मास्क यूज़ किया तो आपको हो जाएगी। और एक बंदे को कोरोना है, आपने उसका मास्क ले लिया तो आप फ़र्क। तो मेरा मतलब, हम लोगों को ये चीज़ें देखें, ये बड़ी ज़रूर। आप मुझे बताएं, हम लोग टूथब्रश कभी शेयर करते हैं? नहीं करना कभी नहीं ना करता है। हम लोग मसवाक करते हैं शेयर कभी? नहीं, मसवाक भी नहीं करते, चाहिए। वो भी नहीं करते। हाँ। तो अगर हम टूथब्रश और मसवाक शेयर नहीं करते तो हम मास्क कैसे शेयर क्यों हम कर शेयर सकते करते हैं? हैं? आपने मुझे अच्छी बात तो ये बातें जो ये बच्ची बात कर रही हैं, मैं इनको ये कहूँगा कि ये मास्क की वजह से भी पिगमेंटेशन आ रही है, पसीने की वजह से दाने भी बनते हैं, इसका मुकम्मल इलाज भी है। मैं इनको ये कहूँगा, जब ये घर में हो, अब अंदर हो, तो उस वक्त मास्क का इस्तेमाल बेशक मत करें। जब ये बाहर निकलें, अभी तो आजकल तो कॉलेज की बच्ची है, यूनिवर्सिटी की, तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आजकल तो इन्होंने कहीं भी बाहर नहीं निकलना होता, वैसे भी लॉकडाउन भी है, जगहें बंद हैं, ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, तो घर में रहें, फ्रूट्स और जूसेस लें। और ये जो पिगमेंटेशन है, जो काला निशान स्याही पड़ जाती है, इसकी हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट खुद भी दवाई बनाते हैं, और वो दवाई डिस्पेंस करते हैं, जिससे चेहरे पे ग्लो आ जाती है। चेहरे पे हम गोरा नहीं कर सकते चेहरे को, लेकिन चेहरे पे या बार-बार लगानी पड़ती है? चेहरे पे बहुत देर तक ग्लो रहती है, और उसके साथ बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद दवाई डिस्पेंस करते हैं। बहुत ही सही बात। वो एक किसी से दोस्त से शेयर कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी, वाहिद बीमारी जो मास्क जो है वो नहीं दूसरे को दे सकता, वो दिमाग का खलल है। मैंने उनकी दुरुस्तगी की, दिमाग का खलल वाहिद बीमारी है जो एक शख्स को हो तो सारे मोहल्ले को हो जाती है। दिमाग का खलल नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात की जी फातिमा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि गर्मियों में ना मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है, और साथ में ब्लैक हेड्स भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो सर्दियों में नहीं होता? नहीं, सर्दियों में नहीं इतने ज्यादा। तो बेटा, ये तो तुम्हारे लिए तो वो इश्तहार चलते हैं फेसबुक पे सारे के, आप $2,500 जो है वो दें और यूरोप का वीज़ा लगवाएं, आप जाएं किसी ठंडे मुल्क में रहें, वहाँ गर्मी आई ही ना। ये तो नहीं करना। दरअसल जो स्किन है ना, वो ड्राई स्किन है, तो अक्सर जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ ना, तो वो मुझे ऐसी चीजें दे देते हैं जो कि ना और ड्राई कर देती है मेरी स्किन को, और स्किन फटना शुरू हो जाती है, पैचेस वगैरह बन जाते हैं। बेटा, आप फास्ट फूड कितना लेती हो? फास्ट फूड बस वीक में एक दफा या मंथ में 2 टाइम्स। और चॉकलेट्स? चॉकलेट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाती। और ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं, ज्यादातर बस किसी ओकेजन वगैरह पे यूज अच्छा, फातिमा नाम है ना आपका? जी फातिमा, मैं अगर पिछले 3-4 साल का तजिया करूँ ना, आज तक किसी खातून ने नहीं कहा कि मेरी डाइट खराब है, लेकिन फिर स्किन क्यों खराब हो जाती है? ये बड़ा टेक्निकल सवाल है जी। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, तुमने खुद ही सोचना ये बात। ब्रेक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ और इसका जवाब डॉक्टर साहब से लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा थी डॉक्टर साहब हमारे साथ। तो फातिमा जो कह रही थी कि उनकी डाइट बिल्कुल ठीक है, तकरीबन आज के दौर के मुताबिक तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वो नहीं लेती, अब महीने में 1-2 दफ़ा शायद बर्गर ले लिया, तो फिर क्यों स्किन प्रॉब्लम्स ड्राइनेस होती है? और अगर डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स क्यों नहीं सही डायग्नोज कर पाते? देखिए बात सबसे बड़ी ये है, मैंने आपको बताऊँ, ये बच्चियाँ जितनी भी जो टेलीफोन करती हैं, टीनेजर्स हैं 18 19 20 साल की, एक्नी पे मैं अब 40 साल से काम कर रहा हूँ डर्मेटोलॉजी में। प्रॉब्लम ये आती है कि ये बच्चे जो हैं, ये बात तो अब ये कहती हैं कभी कभार खा लिया, कभी कभार हमने ले लिया, खाली डाइट से रिलेटेड एक्नी नहीं होती, सिर्फ डाइट से नहीं रही, खाली डाइट, इसके कॉजेज और भी हो बहुत सकते हैं। ठीक। बच्चियों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठीक है। हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल issues पॉलिसिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात एंजाइटी और स्ट्रेस। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप प्रोन है एक्नी के, तो एक बच्ची ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, एफएससी जो भी पढ़ पढ़ने रही का है, stress या हो कोई सकता एमबीए बीबीए कर रही है, या जो कोई डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर, वो जब स्ट्रेस लेगी तो आपकी वो हार्मोन जो अंदर से सिक्रीट होंगे स्ट्रेस के साथ, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, मेल हार्मोन, वो आपकी एक्नी को और बढ़ावा देंगे। अरे और वो आपकी एक्नी, अब मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपकी फैमिली में कोई ऐसी बच्ची या बच्चा जो बहुत हसास तबीयत का हो, उसको ना हो उसको acne। एक्नी ना हो और उसकी स्किन ऑयली हो और वो बहुत स्ट्रेस लेता हो पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, तो आप देखेंगे एकदम उसको डॉक्टर साहब एक्नी एक और निकलेगी। स्ट्रेस होता है, एक पिंपल निकला है ना, तो लड़की को इसका भी स्ट्रेस होता है कि बिल्कुल होता पिंपल है। निकल आया है। नहीं, हम बेसिकली मेरे पास तो ये होता है ना कि एक अब पिंपल लेके वो खातून आ जाती हैं, तो मैं तो कई दफ़ा उसको कहता हूँ क्यों आप पैसे ज़ाया कर रही हैं, वाई डू यू वांट, आप अपनी डाइट अच्छी डाइट करें, अच्छी करें। फ्रूट जूसेस लें, बाकी अपने आप को पानी ज़्यादा डॉक्टर साहब पिएं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, मैंने खास तौर पे आदमियों के देखे, जिनके के पूरी की पूरी जो शेव करने वाला एरिया चेहरे का, वो पूरा का पूरा जो है वो सुर्ख हुआ होता है। हाँ जी, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन या फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है, अगर वो थोड़ा सा भी धूप में एक्सपोजर हो जाए, या अगर उनकी मार्केटिंग की जॉब है, वो बाहर कहीं जा रहे हैं, तो वो एकदम चेहरा उनका पूरे का पूरा यहाँ से रेड हो जाएगा, एरिथमेटस हो जाएगा। उसके लिए हम उन्हें सन ब्लॉक देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम उनको कहते हैं कैप ले लें अगर बाहर निकले। ये इन्फेक्शन नहीं है। नहीं, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसको फोटो सेंसिटिविटी कहा जाता है। जिनकी इसके, अब ये सर्दियों में जब हीटर का इस्तेमाल बहुत होता है, गैस या इलेक्ट्रिक हीटर का, बहुत ठंड होती है, हम हीटर में, तो हीटर के साथ बैठ के भी चेहरा हमारा रेड हो जाता है कई बिल्कुल, दफ़ा। बिल्कुल। तो वो यही रीज़न होती है कि हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। गोरी स्किन जो है, ये बात एक याद रखें, जो फेयर स्किन है, पठान लोग या कश्मीरी लोग जो बहुत फेयर होते हैं हमारे पाकिस्तान में, मुसलमानों में, उन लोगों में ज़्यादातर चेहरा रेड हो जाता है। उन लोगों की स्किन जब भी एक्सपोज होगी, तो हम वो समझते हैं कि जो लाल गाल हैं वो बुनियादी तौर पे सूरज की वजह से हुए होते हैं। ज़्यादातर लाल का गुस्से के साथ, कई दफ़ा आपने देखा है किसी को गुस्सा हो तो मुंह लाल हो जाता है उसका, वो भी हार्मोनल होता है, चेहरा उसका बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और वो रेड हो जाता है डॉक्टर चेहरा। साहब ये जो डॉक्टर के पास जाएं और उनके रिकमेंडेशन को पूरा करें और फिर भी ना इलाज हो, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप तो फिर ये होगा कि डॉक्टर आइदर वो दवाई चेंज करेगा, नंबर या 1, डॉक्टर बदलें। या फिर वो ये कहेगा जी वो अगर जो पेशेंट है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस डॉक्टर से, तो देन शी शुड चेंज द डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये भी तो होता है कि बहुत से लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब मेरे मोहल्ले का डॉक्टर जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, वो जनरल फिजिशियन है। तो अगर वो मुझे कहेगा तो उसकी बात में शायद इतना वजन ना हो जितना आपकी बात में होगा। सर आजकल हर ब्यूटिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हुई है, हर ब्यूटी पार्लर में स्किन की डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं बारहा कहता हूँ कि भाई जो ब्यूटिशियंस हैं, ब्यूटी सलोन्स हैं, इनमें स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास एक डॉक्टर औरत, लेकिन इसका कानून नहीं है ना नहीं हमारे कोई है ही नहीं, लेजिस्लेशन कोई नहीं है हमारे मुल्क में। बाहर के मुल्कों में तो कोर्ट ऑफ लॉ में सू कर देते हैं, यहाँ किसने सू करना, और यहाँ लिटिगेशन में कौन पड़ता है। और मेरे पास अगर एक खातून आके कहे मुझे ब्राइडल मेकअप कर दें, तो मैं ये नहीं कैसे कर हो सकता। सकता है? ये कैसे हो सकता है? और ये जो सारे पार्लर जो घरों में खुले हुए हैं, ये लॉकडाउन जब था तब भी हमने नहीं देखे कि वहाँ लॉकडाउन हो, वहाँ फिर भी रश था। जी सईदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा सवाल है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो जिसकी वजह से एक तो मुंह बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और फिर दाने भी निकल आते हैं। ऑयली सिर्फ फेस है आपका बच्चे? जी जी जी, और नहीं? फेस है, नहीं और नहीं। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र है सईदा आपकी? 27। 27। मैरिड हैं आप? नहीं। अच्छा, घर में खानदान में पीछे देखो, माँ बाप को, अम्मा को भी ऐसा है, खाला को, ताई को, चाची को? हाला को है, हाला को। खाला को भी ऐसा है? फेस उनका, वो क्या करती हैं? अच्छा ये बताओ, उनका तो तजर्बा होगा ना। वो कुछ भी नहीं करती। वो कहती हैं ऑयल आता रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आम तौर पे ये जो ऑयली स्किन है, ख़वातीन जो है वो शार्प चीज़ को लेके तो स्किन को ऊपर से
साफ़ करती हैं, ये तरीका ठीक है क्या? नहीं, ये तरीका इसलिए ठीक नहीं। पहली बात तो है कि ये ऑयली स्किन की जो ये बात कर रही हैं, मैं तो लोगों को कई दफ़ा वैसे अज़राए मज़ाकन कहता हूँ कि जी हमारा नीचे से तो तेल नहीं निकलना, हाँ, हमारे हाँ, चेहरों से तो तेल निकलना है। यहीं से ये निकल सकता है। यहीं से जो आती है खातून के जी मेरी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए कभी आपने कोई स्क्रब यूज़ नहीं करना फेस पे, या ये फेस आपने स्क्रब है, स्क्रैच ये इस्तेमाल नहीं करना। नहीं करना। रीज़न उसकी ये है कि हाँ। वो जो ऑयल है, ऑयल आपके निकल रहा है सेबेशियस ग्लैंड्स में से। वो सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली ऑयल, इसको हम सीबम कहते हैं, जी। और वो हमारे ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर होते हैं। जो बाहर निकलता है ऑयल, उसके बाद अगर हम उसको स्क्रब करेंगे तो चांसेस हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन बनेगी चेहरे पे, अरे! और जब आप बहुत स्क्रैच करके अपने ऑयल को साफ़ करेंगे तो वहाँ वो पिंपल्स और दाने बन जाएंगे जिसमें पस और पीप पड़ी तो होती डॉक्टर है। साहब वो ब्लैक हेड्स भी बन जाते हैं फिर ऑयल हो, तो फिर उनको Exactly. क्या करें? तो वो ब्लैकेट जब बनती हैं और जो ऑयल आता है, इसके लिए अब मार्केट में हमारे पास कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। अच्छा। वो एक कोर्स आ गया कैप्सूल्स का, बहुत महंगा नहीं, कोई 3-4-5 हज़ार रुपए का कोर्स है। वो 2-3 माह करना पड़ता है, सब खाने वाला? खाने वाला। अच्छा। उससे कैप्सूल्स के साथ ऑयल और ये एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया नहीं जा ले सकता। सकते। बस ब्लैक हेड्स भी उससे खत्म हो ब्लैक जाते हेड्स भी उससे ख़त्म हो जाते हैं, वाइट हेड्स भी हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनके लिए फिर हम, अब हमारे पास लेज़र्स अवेलेबल है, उनसे अब निकाले हमारे जाते हैं। पास पीलिंग अवेलेबल है, अब हमारे पास माइक्रोडर्म एब्रेजन अवेलेबल है, स्कार्स की पीआरपी, तो अब प्रोसीजर सारे अवेलेबल हैं। लेकिन वो जो कैप्सूल्स हैं वो इतने इफेक्टिव हैं कि अगर आपका मुंह भरा हुआ है पिंपल्स के साथ, तो वो हम एक 2-3 माह का कोर्स कराएं, सब पिंपल्स खत्म हो जाए। हेरा है इस्लामाबाद से। जनाब हेरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरा एक सवाल है कि मेरे ना कानों के अंदर और बाहर, हाँ, कानों के पीछे भी ना इतनी ज्यादा डैंड्रफ, वो ड्राइनेस है कि हाँ। जिसकी वजह से वहां पे जख्म हो जाते ओ हैं, शाबाश है। और वहां पे इतनी दर्द होती है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कट लगाए हुए हैं। आपके सर में डैंड्रफ है? जी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये और जो सर की डैंड्रफ है, इसके लिए आप शैम्पू कोई रेगुलरली यूज़ कर रही हैं? डॉक्टर, मैंने पहले मेडिकेटेड शैम्पू में यूज करती थी, और इवन जो जब डैंड्रफ मेरी शोल्डर्स पे गिरता थे तो वहां पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते थे। तो मैंने एक डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे एक मेडिकेटेड शैम्पू और मेडिकेटेड सोप दिया, वो मैंने यूज किया, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद स्पॉट्स तो पड़ने खत्म हो गए, लेकिन डैंड्रफ इस कदर है सर में कि वहां पे भी जख्म हो जाते हैं। ओए शाबाश है। मैं बता अच्छा, सुनना जरा डॉक्टर साहब की बात। जी डॉक्टर साहब। ये जो डैंड्रफ की बात कर रही है, इसको हम कहते हैं सबोरिया, सबोरिक डर्मेटाइटिस। और ये जो कानों के पीछे और जो ये कान के अंदर, ये भी ये सर सारी से गिरा हुआ जी सर होती से। है। वो जो अब आपने कई लोगों को देखा होगा, अगर काली शर्ट किसी ने पहनी हो तो उसके ऊपर और सब उसको लगाते हैं। डैंड्रफ हो तो वाइट वाइट सारी वो हो जाती है जगह। तो ये जो डैंड्रफ होती है ये भी जेनेटिक होती है, कईयों को फादर की तरफ से, कईयों को मदर की तरफ से। चली जाती है? ये जड़ से जाना इसका मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आ जाती है, ठीक हो जाती है, इट प्लेज हाइड एंड सीक विद द पेशेंट। लेकिन मैंने ये देखा है कि इसकी ट्रीटमेंट है। अब हमारे पास मेडिकेटेड शैम्पूज भी अवेलेबल हैं। हम खुद एक ऐसे डर्माटोलॉजिस्ट एक ऑयल बनाते हैं या लोशन बनाते हैं, डिस्पेंस हम करते हैं, जिनमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनके लगाने से डैंड्रफ वर्चुअली खत्म हो जाती जब है। आप कहते हैं कि हम खुद ये डिस्पेंस करते हैं, इसका जी। मतलब कि आप वो चीज़ें, वो जो सॉल्ट्स जो- हैं, वो जी। केमिकल जो हैं वो खुद डालते हैं, जी, डालते हैं, और जी। आप उनका तनासुब पेशेंट के मुताबिक बना सकते हैं। बिल्कुल यानी जी। कि जो आपने डिस्पेंस किया वो उसी पेशेंट के लिए है। वो हम लोगों ने जितना बनाया होता है ना जी, सारों की एक्नी एक जैसी नहीं, सबकी डैंड्रफ एक जैसी नहीं, सबकी स्किन। तो हम लोगों को डिफरेंट पेशेंट्स की, डिफरेंट डिजीजेस की डिफरेंट ट्रीटमेंट देनी। ठीक हो गया। हुजूर, एक तरह से जो हम बाकी घर में जानवर पालते हैं, मिसाल के तौर पे ईद आने वाली है बड़ी, तो उसमें लोग जो है वो बकरे पहले ले आएंगे, गाय पहले ले आएंगे। कुछ लोगों को पालने का भी शौक़ होता है, घर में कोई ना कोई जानवर पालते हैं। उसके ऊपर कोई शरई हिकमत है, कोई पालने का अंदाज है, या वो जायज़ हैं और वो पाक हैं, उनके साथ नमाज हो सकती है? देखें, कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब आपके घर में बकरियाँ हैं, जो सहाबा इकराम थे वो ऊँटों के बाड़ों में भी बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ लिया करते थे। जी बिल्कुल, ठीक है, ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। तो इसी तरह ही ऐसे जानवर जिनको शरई हमारी फ़िक़ा के अंदर नापाक कहा गया है, उनको साथ रखना वो भी जायज़ नहीं है। जैसे अभी एक रिवायत डिस्कस हो रही थी कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस नबी घर के अंदर कुत्ता हो वहाँ पर रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो वो भी एक रिवायत मौजूद है। अब उसके ज़ोफ़ बुखारी में नहीं है, लेकिन ज़ोफ़ के वही बात में करना, ज़ोफ़ और उसके जो हैं
असनाद, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मौजूद है। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको रखना घरों के अंदर जायज़ है। मिसाल के तौर पर आप बकरियां रख सकते हैं, मुर्गी रख सकते हैं, गाय रख सकते हैं, भैंस रख सकते नफ़े हैं, का जानवर कि जो हो। जिनसे इंसानों के लिए फलाह और रास्ता, क्योंकि वही हदीस मुबारक खैरुन्नासी में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। तो आप जानवरों के ज़रिए से अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरों को भी नफ़ा पहुंचाते हैं। तो बुनियादी जानवर कॉन्सेप्ट रखे ये जा हुआ सकते कि हैं। आपने जो भी जानवर रखना है उसको आपने तहारत के लिए नहीं इस्तेमाल करना, तहारत अलग रखना है। और तहारत एक ज़ाती मामला ज़ाती है, मामला है तहारत आपका। ज़ाती मामला है। ठीक है। जो जानवर है वो एक, अगर आप उसे बिजनेस के तौर पर रख रहे हैं तो वो एक माशरती वो एक मामला है। माशरती मामला तो है, इन दोनों को अलग रखना ज़ातियात चाहिए। जो होती हैं उसमें आप हर तरीके से पाक रह सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे अपने साथ ना सुलाएं। साथ तो बकरी को भी नहीं सुलाना चाहिए, साथ तो जो है वो मुर्गी को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की कैफियत एक वक्त में अलग अलग हो सकती हैं, तो सोते हुए और कैफियत होती हैं। इंतहाई मेहरबानी, इंतहाई शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी है। हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस मुल्क के लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।